नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। गौतम अडानी ने आखिरकार ये मान लिया कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनको बचा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि साहब के मित्र ने तो सरेंडर कर दिया, 14 महीने की लुका-छिपी एक तरह से खत्म कर दी। साहेब के मित्र को ये पता लग गया कि बचने का कोई और चारा नहीं है, तो अब साहेब क्या करेंगे? यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? और अगर अडानी को जुर्माना लगाया गया या गौतम अडानी को जेल जाना पड़ा, तो फिर इस देश की करोड़ों जनता के साथ क्या होगा? जिनका पैसा एलआईसी में निवेश किया गया है, जिनका पैसा देश के बैंकों में जमा है और सरकार के प्रेशर और दबाव में अनाप-शनाप तरीके से वो पैसा गौतम अडानी को दिया गया। एलआईसी जैसी संस्था जो देश के करोड़ों निवेशकों से पैसा लेकर जमा करके अपना फंड इकट्ठा करती है, उसने तो आरटीआई के जवाब में भी ये बताने से इनकार कर दिया कि आखिर उसने कितना पैसा अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। तो एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस बड़ी खबर में एक-एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। ये भी बताऊंगा कि आखिर जो सरेंडर हुआ, वो सरेंडर कहाँ किया गया और इसका असर आने वाले दिनों में कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की राजनीति पर पड़ती हुई नजर आएगी। खबर बता देता हूं सीधे, बहुत ज्यादा समय लूंगा नहीं। अमेरिका की अदालत ने, अमेरिका की एजेंसी ने 2 बार भारत सरकार के माध्यम से गौतम अडानी को समन भेजने की कोशिश की। लेकिन अडानी साहब ने भारत सरकार में अपने प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए वो समन ही एक तरह से अपने पास नहीं पहुंचने दिया। कभी कहा गया हस्ताक्षर नहीं मिल रहे, तो कभी कई तरह के बहाने बनाए गए और जब आखिरकार अमेरिका की जांच एजेंसी ने इसका तोड़ निकाल लिया, ये भी हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के लिए एक शर्मनाक वाकया था कि एक देश की जांच एजेंसी, अमेरिका जैसे देश की जांच एजेंसी अपने यहाँ की अदालत में यह कहते हुए पहुंच जाती है कि भारत की सरकार जो नोटिस है उसकी तामील नहीं करवा पा रही है, तो हमें इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा जो करवाया जाना कंपलसरी है, वो भारत सरकार नहीं करवा पा रही है, तो हमें भारत सरकार को बाईपास करके यानी मोदी सरकार को बाईपास करके सीधे ईमेल के जरिए गौतम अडानी साहब को नोटिस भेजने की मंजूरी दी जाए। और उसके बाद गौतम अडानी को समझ में आ गया कि अब तक तो नोटिस ना मिलने की बात कहकर वो बचते हुए नजर आ रहे थे, 14 महीनों से लुका-छिपी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब नोटिस ईमेल के माध्यम से आ जाएगा, उनके प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी साहब की भारत सरकार को बाईपास करके आ जाएगा, तो फिर उनके लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। तो अमेरिका की अदालत के सामने एक तरह से गौतम अडानी ने अपनी हार मान ली है। अमेरिका की अदालत के सामने एक तरह से गौतम अडानी ने एक सच को स्वीकार कर लिया है और वो सच क्या है और किस तरह से वो आने वाले दिनों में इस देश को प्रभावित करेगा, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको सीधे-सीधे अब खबर बता देता हूं कि वो खबर क्या है। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी यूएसएसईसी ने भारत सरकार को बाईपास करके गौतम अडानी को जैसे ही सीधे समन भेजने की अर्जी लगाई, उस अर्जी से डरे हुए गौतम अडानी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से कानूनी नोटिस लेने पर सहमति जता दी है। यानी वो कह दिया उन्होंने कि मैं आपके नोटिस को स्वीकार करने को तैयार हूं और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की अदालत से एक तरह से गुहार लगाई है कि उनको समय दिया जाए अपनी बात कहने का और 90 दिनों का समय जो है वो एक तरह से अडानी साहब ने मांगा है, अमेरिका की अदालत से मांगा है और वो भी तब जब उनको समझ में आ गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको उनको बचा नहीं सकते। तो ये पूरा मामला अब एक-एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं कि कोर्ट के सामने अडानी साहब ने अपने वकीलों के जरिए ये स्वीकार कर लिया। हालाँकि उन्होंने सीधे-सीधे जो शर्तें रखी, उन शर्तों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये शर्त कोर्ट की मंजूरी पर निर्भर है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक फेडरल कोर्ट में दायर की गई याचिका में एसईसी और गौतम और सागर अडानी के यूएस बेस्ड वकीलों ने कहा कि वकील रेगुलेटर के कानूनी कागजात स्वीकार करने पर सहमत हो गए हैं, जिससे जज को यह तय करना नहीं पड़ेगा कि प्रतिवादियों को कैसे नोटिस भेजा जाए। यानी ये नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया वो सॉल्व हो गई है। गौतम अडानी, सागर अडानी वो नोटिस लेने पर तैयार हो गए हैं और इसके साथ ही
ये जो रिक्वेस्ट है उन्होंने अदालत के सामने एक तरह से जमा कर दिया गया है और ये यूएस यानी अमेरिका के कानूनी कार्रवाई में एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया का कदम है। और अगर जज, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले पहला समन भारत सरकार का टाल-मटोल, दूसरा समन जवाब नहीं, तीसरे समन की तैयारी भारत सरकार को सीधे बाईपास करके तीसरा समन जो है वो एक तरह से भेजे जाने की तैयारी एक तरह से कर दी गई और तीसरा समन भेजे जाने की तैयारी जैसे ही अमेरिका की जांच एजेंसी ने की, उसके बाद गौतम अडानी साहब ने अपने वकीलों के जरिए एक तरह से सरेंडर कर दिया, एक ऑफर दे दिया। लेकिन अगर ये ऑफर तभी माना जाएगा या ये जो रिक्वेस्ट की गई है ये तभी माना जाएगा अगर जज इस पर तैयार हो जाते हैं तो। और मैं फिर से बता दूं कि अगर जज इस पर तैयार हो जाते तो संयुक्त आवेदन एसईसी मामले को आगे बढ़ने देगा और साथ ही अडानी को 90 दिनों के भीतर या तो अपना मामला खारिज करने का मोशन या अपना बचाव करने का समय देगा। इसके बाद एसईसी जो है वो अगले 60 दिनों के भीतर अपना विरोध दर्ज करा सकता है और प्रतिवादी ऐसे विरोध का जवाब 45 दिनों के भीतर दे सकते हैं। इन तमाम बातों को, इन तमाम तकनीकी पहलुओं को एक-एक करके आपके लिए जानना, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम चीजें बताएंगी कि कैसे इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को तार-तार किया है, कैसे इस देश ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिबद्धताएं भारत सरकार की थी, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते भारत सरकार ने किए थे, उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को एक तरह से तार-तार कर दिया गया है। तो ये अडानी मामले में जो नया पेच फंसा है, ये आरोप क्या लगाया गया वो भी बता देता हूँ। भाई, कानूनी नोटिस आप लेने पे अब जाके तैयार हुए हैं। रिश्वतखोरी की योजना के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में, भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में अमेरिका के निवेशकों को गुमराह किया। अब ये मत पूछिएगा कि कायदे से तो भारत के न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाली बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, ये उनके दोस्त का मामला है, तो कार्रवाई करेंगे तो कैसे करेंगे। और मोटे तौर पर मैं आपके सामने ये जो पूरे तथ्य हैं वो भी रख देता हूं कि आखिर ये मामला कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और जब ये मामला शुरू हुआ तो कहां जाकर ये ठहरा और किस तरह से इस मामले को दबाने की, भटकाने की, अटकाने की एक तरह से साजिश की गई या एक तरह से कोशिश की गई भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के प्रभाव के द्वारा। ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तर्क दिए गए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तीसरी बार समन भेजने की तैयारी से पहले ही सरेंडर। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एसईसी द्वारा रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे और ग्रुप के वरिष्ठ कार्यकारी सागर अडानी को सीधे ईमेल के माध्यम से सम्मन भेजने के लिए न्यूयॉर्क की अदालत से अनुमति मांगने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर, आपको पता है, शुक्रवार को कितनी तेजी से गिर गए थे। और वो भी तब इसलिए हुआ कि भारत सरकार ने इससे पहले 2 बार जो था वो इनके अनुरोधों को एक तरह से अस्वीकार, मतलब टाल-मटोल एक तरह से कर दिया था। और ये मामला कब से आया, 14 महीने पहले से ये मामला कैसे बना कि 20 नवंबर 2024 को एसईसी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, जो कि कंपनी के कार्यकारी निदेशक हैं, के खिलाफ एक सिविल शिकायत दायर की थी। और इसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर के भुगतान या भुगतान के वादे से जुड़ी एक रिश्वतखोर योजना, रिश्वत देने की योजना को एक तरह से अंजाम दिया, लेकिन उसके बारे में अमेरिका के निवेशकों को धोखे में रखा। और ये आरोप सितंबर 2021 में, ये आरोप कब का मामला है वो भी आपको जरा बता देता हूं कि ये आरोप सितंबर 2021 में अडानी ग्रीन द्वारा जारी बॉन्ड ऑफरिंग से जुड़े हैं, जिसके जरिए अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई गई। और आगे जाकर जब ये मामला निकल के सामने आया 2024 में, तो 2024 में जब ये मामला निकल कर सामने आया तो इसके तहत नोटिस भेजने की, नवंबर से ये मामला शुरू हो गया, नवंबर में ही 2024 में अडानी ग्रुप ने इसको खारिज करने की कोशिश की, लेकिन नोटिस भेजने का जो पूरा प्रोसेस था वो 17 फरवरी 2025 को शुरू हो गया एक तरह से, क्योंकि इसी दिन एसईसी ने औपचारिक रूप से भारत के विधि एवं न्याय मंत्रालय को दस्तावेज भेजे थे, जो इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत भारत की नामित सेंट्रल अथॉरिटी है। यानी जो जो भी भारत में इस तरह के समन नोटिस कोई विदेशी देश भेजता है, कोई दूसरा देश भेजता है, तो भारत सरकार के कानून मंत्रालय के द्वारा भेजता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किया है उसके तहत 25 फरवरी 2025 की तारीख वाले पन्नों में
जिनकी प्रतियां 21 जनवरी को एसईसी द्वारा दायर की गई याचिका के साथ संलग्न की गई थी। मंत्रालय ने इन अनुरोधों को, यानी जो अमेरिका से नोटिस जारी करने का अनुरोध आया, तो कानून मंत्रालय ने इन अनुरोधों को अहमदाबाद की जिला एवं सत्र न्यायालय को भेज दिया। और इसके साथ ही निर्देश दिया कि अनुरोध और मामले से जुड़े दस्तावेजों का एक सेट संबंधित पक्ष यानी अडानी ग्रुप को तामील कराया जाए और तामील के माध्यम से जुड़ी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए। लेकिन इसके कुछ हफ्ते बाद 16 अप्रैल 2025 को मंत्रालय ने इन अनुरोधों को बिना तामील किए वापस लौटा दिया। एसईसी के वकील क्रिस्टोफर एम कोलोराडो को भेजे गए एक जैसे पत्र में जो याचिका के साथ संलग्न है, मंत्रालय ने लिखा कि अब पाया गया है कि फॉरवर्डिंग लेटर पर ना तो कोई मोहर है और ना ही कोई हस्ताक्षर, और मॉडल फॉर्म पर भी अनुरोध करने वाले प्राधिकरण की कोई मुहर नहीं है। अब इसको कैसे अमेरिका ने इसको खारिज किया वो जरा देख लीजिए। इसके बाद एसईसी ने, अमेरिका की जो एजेंसी है, 27 मई 2025 को अनुरोध दोबारा भेजा। इसके साथ ही एक पत्र भी संलग्न किया गया जिसमें कहा गया कि हेग कन्वेंशन, एक एक चीज, एक एक तथ्य सुनिएगा, जिसमें ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हेग कन्वेंशन के तहत ना तो कवर लेटर और ना ही मॉडल फॉर्म पर मुहर लगाना अनिवार्य है। एसईसी ने उस पत्र में यह भी बताया कि उनके पास ऐसे कई पुराने रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत की सेंट्रल अथॉरिटी को भेजे गए अनुरोध बिल्कुल इसी तरह के फॉर्मेट में थे और उन्हें बिना किसी समस्या के तामील करा दिया गया। इसमें 2024 दिसंबर 2024 तक भेजे गए अनुरोध भी शामिल है जिन पर कोई मुहर नहीं थी और कवर लेटर डिजिटल रूप से साइन किए गए थे। यानी अमेरिका की एजेंसी ने कहा कि भैया इसी तरह के संबंध तो अन्य अपराधियों के बारे में भी, अन्य लोगों के बारे में भी आपको भेजा करते थे, तब तो आपने ये बात नहीं उठाई और आप उन समन को तामील भी कराते रहे, उन नोटिस को भिजवाते भी रहे। तो सिर्फ अडानी वाले मामले में ही इस तरह की नई नई बातें क्यों कही जा रही है, इस तरह के नए नए तथ्य को क्यों सामने लाया जा रहा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि का हिस्सा भी नहीं। और इसके बाद एसईसी ने यह भी कहा कि वह अन्य देशों की सेंट्रल अथॉरिटीज को भी नियमित रूप से ऐसे अनुरोध भेजता है बिना मुहर और डिजिटल हस्ताक्षर वाले फॉरवर्डिंग लेटरों के साथ, और आमतौर पर उन पर कोई आपत्ति नहीं की जाती। इसके बावजूद भारतीय विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जब एसईसी के ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ने 3 अप्रैल 2025 को स्थिति जानने के लिए एक फॉलो अप पत्र भेजा, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 12 सितंबर को भेजा गया दूसरा रिमाइंडर पत्र भी बिना जवाब के ही रह गया और उसके बाद एसईसी अदालत में पहुंच गई, अमेरिका की अदालत में पहुंच गई कि अब उन्हें भारत सरकार को बाईपास करके सीधे अडानी को ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति जो है वो दी जाए। और उसके बाद गौतम अडानी साहब समझ गए कि अब खेला खत्म हो गया, क्योंकि अब अगर ईमेल के जरिए ये नोटिस आ जाएगा तो फिर आप उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगा सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो फिर आपके खिलाफ अमेरिका की जो अदालत है वो कार्रवाई कर सकती है, अमेरिका की अदालत जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है, वो सीधे सीधे आप पर जुर्माना भी लगा सकती है, वो सीधे सीधे आपको जेल भी भेज सकती है। और यहीं से अडानी साहब को डर लगा और फिर अडानी साहब ने इस मामले में एक तरह से अमेरिका की अदालत में अपने वकीलों के माध्यम से सरेंडर करते हुए 90 दिनों का वक्त मांग लिया। नवंबर 2024 से ये मामला चल रहा है। अब जाके उन्होंने एक तरह से उनकी समझ में आ गया है। और अगर ये नोटिस स्वीकार करने के बाद, मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूं, ये नोटिस स्वीकार करने के बाद अडानी ग्रुप के पास अपना पक्ष रखने के लिए 90 दिन का समय होगा। अदालत इसको मंजूरी दे देती है तो, और मैं 90 दिनों का टाइमलाइन बता देता हूं आपको कि क्या होगा, क्योंकि कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक केस की अगली प्रक्रिया मोटे तौर पर इस तरह से होगी, इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर भी हो सकता है। 90 दिन, दोबारा से बता देता हूं, 90 दिन अडानी ग्रुप को अपना बचाव या केस खारिज करने की अर्जी दाखिल करने के लिए मिलेंगे। 60 दिन इसके बाद एसईसी को अडानी के जवाब पर अपना पक्ष रखने का समय दिया जाएगा और 45 दिन अंत में अडानी ग्रुप एसईसी के जो जवाब होगा उसके जवाब में वो अपनी बात रखेगा, अपने तर्क रखेगा। यानी 90 और 60 150 दिन और उसमें 45 दिन और जोड़ दीजिए तो 195 दिन हो जाते हैं। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर देख ले तो 6.5 महीने में ये पूरा मामला अब समेटता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात शायद गौतम अडानी साहब को नजर समझ में आ गई है कि साहेब अब उनको बचा नहीं पाएंगे। लेकिन अब सवाल बड़ा खड़ा होगा, यहाँ तो जैसे ही एसईसी ने अमेरिका की अदालत में कहा कि भारत सरकार को बाईपास करके उनको नोटिस भेजने के, सीधे ईमेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति दी जाए, शेयर मार्केट गोते लगा गया। और जिस तरह से एलआईसी का पैसा इनकी कंपनियों में लगा है, भारत सरकार के सरकारी बैंकों का पैसा इनकी कंपनी में लगा है, तो अगर इन पे जुर्माना लगा या इनके खिलाफ कार्रवाई हुई या इनको जेल जाने की नौबत आई तो हमारे और आपके पैसे का क्या होगा? ये बड़ा गंभीर सवाल है। इस पर डिटेल में मैं एक स्टोरी बना चुका हूं। अगर
आप चाहे तो पहले कुछ दिनों पहले जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अडानी साहब को जो ये सद्बुद्धि आई सरेंडर की और नोटिस स्वीकार करने की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और जब अडानी साहब स्वीकार कर ही रहे हैं, तो उनके मित्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप क्या करेंगे? ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते फिर आपसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हालाँकि ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो लाइक करने से ज़्यादा मैं आपसे कहूँगा शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, इस गंभीर मामले पर आपकी राय क्या है और आप इस गंभीर मामले को लेकर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि आगे जाकर ये पूरा मामला कौन-सी शक्ल, कौन-सा रूप अख्तियार लेता हुआ नज़र आएगा और इसकी क्या कीमत? क्योंकि अब अगर साहेब अडानी को बचाने की कोशिश करेंगे, तो इसकी कीमत हमें और आपको चुकानी पड़ेगी। बचाने की कोशिश नहीं भी करेंगे, तो भी इसकी कीमत हमें और आपको चुकानी पड़ेगी। यानी एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई और इसके लिए क्या करना चाहिए? कैसे आप बचेंगे, कैसे हम बचेंगे? अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव आता हो, तो आप भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।